हाय स्टूडेंट्स, मैं राहुल पाटीदार एक बार फिर आप लोगों का न्यूटन एकेडमी यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ। अपन ने सॉलिड स्टेट के 3 पार्ट में इकाई कोशिका के अंदर कितने परमाणु उपस्थित होते हैं उसको कैलकुलेट करना भी सीख लिया था। थर्ड वाले पार्ट में अपन ने सीख लिया था इकाई कोशिका, जो घनी इकाई कोशिका होती है उसमें कितने परमाणु उपस्थित होते हैं उसको आपको कैसे कैलकुलेट करना। अगर वो एससीसी टाइप की है, डीसीसी टाइप की है, एफसीसी टाइप की है या ईसीसी टाइप की है, किसी भी टाइप की है, तो आप उसमें परमाणु को कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसमें कितने परमाणु उपस्थित है आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, वो अपन ने सीख लिया था। फिर अपन ने उसके कुछ न्यूमेरिकल भी किए थे। मैंने कहा था आप लोगों की क्लास में एग्जाम में जब आप जाएंगे तो एग्जाम में आपसे इससे किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो वो भी मैंने आपको सिखाया था। मैंने आपको कल 2 क्वेश्चन दिए थे, किसी भी स्टूडेंट ने उनको सोल्व करके मुझे कमेंट्स बॉक्स में आंसर नहीं दिए, ये गलत बात है। तो आप लोग ऐसा ना करें। तो जितना मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, जितना मैं आपसे कहता हूँ आप उतना करेंगे तभी आप सीख पाएंगे, नहीं तो टाइम पास चल रहा है चलता रहेगा। ठीक है, तो आप लोग ऐसा बिल्कुल ना करें। मैंने कल जो 2 क्वेश्चन दिए थे मैं आपको उनको सोल्व करके बताता हूँ कि वो कैसे सोल्व हो रहा है। एक मैंने आप लोगों से कहा था कि यदि आपकी जो यूनिट सेल है ये आपका एक यूनिट सेल है। अगर मैंने कहा था कि इसकी जो कोर है, कोर मतलब समझते हैं ये कोने होते हैं, और ये जो है कोर मतलब किनारा, जितने भी किनारे होते हैं रूम में, जैसे मान लो ये आपका ऐसा छत है और ये आपका दीवार है, ठीक है। तो यहाँ पर जो ये बना है ये कोना है, ये कोना नहीं किनारा है, इसको कहते हैं किनारा। तो कोर मतलब ये वाला पोर्शन, ये पूरा जो है ये किनारा होता है। अब जो एक रूम होता है, आपको सबसे पहली चीज तो ये समझना है कि रूम में किनारे कितने होते हैं। तो किनारे अगर अपन गिनते हैं तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 तो ये हो गए। आगे वाले गिन लें 5, 6, 7 और 8 ये हो गए। फिर ये वाला 9, 10, 11 और 12, तो इतने सारे 12 जो होते हैं किसी भी रूम के अंदर या किसी भी यूनिट सेल की अगर बात करें तो उसमें जो कोर होते हैं, किनारे जो होते हैं वो 12 होते हैं। अब आपको सारी चीजें याद रख लेना है। फेस यानी फलक कितने होते हैं, तो फलक होते हैं 6, कोने कितने होते हैं, कोने होते हैं 8, और किनारे कितने होते हैं, तो किनारे होते हैं 12। तो ये किनारे हैं, ये एजेस है, तो ये 12 है। अब इन पे कैलकुलेट कैसे करना है, यहाँ आपको मैंने कहा था कि यदि मैं सभी कोने पर तो एक एक परमाणु उपस्थित है ही सही, अब ये जो इसके किनारे हैं इन सभी किनारों पर भी मैं क्या कर दूं, एक एक परमाणु यहाँ बीच में, किनारों के बीच में भी एक एक परमाणु को मैं रख देता हूँ। तो देखेंगे कितने हो गए हैं, फर्स्ट देखेंगे तो आप इनको गिनेंगे तो ये 12 हो गए हैं, ठीक है। अब क्या करना है, आपको ये पता होना चाहिए कि इनका शेयरिंग कैसा है। तो देखो इसमें कैलकुलेट करेंगे, सबसे पहले कोने का कर लेते हैं। कोनों पर उपस्थित परमाणु की संख्या, कोने पर कितने परमाणु उपस्थित है, तो उसके लिए तो अपन वही करते हैं 1/8 × 8 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1। तो एक परमाणु कहाँ उपस्थित है, सभी कोनों का मिलाकर 1 होगा। अब किनारे पर यानी कोर लिखो या किनारा लिखो, किनारों पर उपस्थित परमाणु की संख्या, तो किनारों पर कितने परमाणु उपस्थित होंगे इसको देखेंगे। तो सबसे पहले ये तो पता चल गया कि किनारे कितने हैं 12, यानी आपको 12 का मल्टीप्लाई करना है, ये आपको पता है। लेकिन इनका शेयरिंग कितना है ये समझना है। तो सपोज मान लो ये एक आपका रूम है, इसके उधर भी एक रूम है, ये रूम है, इसके उधर भी रूम है, और यहाँ किनारे पर आपने क्या करा, एक एटम रखा, एक परमाणु रखा। तो इसका शेयरिंग इधर वाले रूम में भी है, उधर वाले रूम में भी। 2 रूम में तो ऐसे हो गया, लेकिन ये यहाँ बीच में दीवार पे नहीं रखा, ऊपर किनारे पे रखा। तो ये किनारा ऊपर वाले जो 2 रूम है उनमें भी जाने वाला है, नीचे वाले 2 रूम में तो है सही है किनारा, ऊपर वाले रूम में भी है।
क्यों हो गया? सपोज मान लो मैं इस किनारे की बात करूं, ये वाला मान लो एक किनारा हो गया अपने, तो ये जो किनारा है ये ऊपर वाले रूम में भी होगा, ऊपर वाले रूम के लिए नीचे वाला किनारा हो जाएगा। तो ये किनारा जो है ये नीचे वाले दोनों रूम में भी है, ऊपर वाले दोनों रूम में भी है, मतलब ये जो है 4 इकाई कोशिका में डिवाइड हो गया। यहाँ की मैं इसकी बात करूं, यहाँ अगर मैं कोई परमाणु रखता हूं तो ये कहाँ डिवाइड हो गया? 4 इसके डिवाइडेशन हो गए, 2 तो यहाँ हो गए, 2 ऊपर वाले रूम में हो गए। तो टोटल टुकड़े इसके कितने हो गए? 4 हो गए। 4 में से यहाँ पर ये कितना है? 1। यानी इसके लिए अगर आप दिखेंगे, कोने पर उपस्थित है 1/8, फलक के केंद्र पर उपस्थित है 1/2, 2 जगह चला गया, और जो कोण पर किनारे पर उपस्थित होता है वो हो जाता है 1/4। ठीक है, और किनारे कितने हो गए? 12, तो 12 कैसे मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 3। 4 से 12 को डिवाइड कर दो, 3 हो गया, तो 0। अब टोटल जो है कितनी हो गई? 4 परमाणु की संख्या हो गई। यदि आपके पास इस टाइप की यूनिट सेल है, एक परमाणु को आप अगर कोर पे रखते हैं, किनारे पे रखते हैं, तो आपको जो टोटल मिलेंगे वो कितने मिलेंगे? 4 परमाणु मिलने वाले हैं। ये आपको कैलकुलेट करना है, ये उसका आंसर है। तो स्क्रीनशॉट ले लो। एक क्वेश्चन और मैंने आप लोगों को दिया था, क्वेश्चन था पोटेशियम का क्रिस्टलीकरण। पोटेशियम यानी आपका के, पोटेशियम का क्रिस्टलीकरण अंतः केंद्रित घनीय जालक के रूप में। अंतः केंद्रित मतलब आपकी बॉडी सेंटेड BCC यूनिट सेल के रूप में। अंतः केंद्रित भी कहते हैं। अपन ने जो वो ECC टाइप की पढ़ी थी ना, मैंने कहा था एंड सेंटेड, वो अंत्य होती है, उसको लिखा जाता है अंत्य, अंतः, दोनों में अंतर है। आप इसका इंग्लिश नाम भी याद रखें, एंड सेंटेड। ठीक है, इसलिए दोनों में कंफ्यूजन नहीं होगा। अंतः मतलब बीच में, बॉडी में। काय केंद्रित भी आता है और अंतः केंद्रित भी आता है, याद रखें। तो अंतः केंद्रित जो इकाई कोशिका यानी आपकी BCC टाइप की इकाई कोशिका होती है, ठीक है, इसमें आपका वो क्रिस्टल जो है वो जालक के रूप में होता है। फिर इसने कहा है कि 4 ग्राम आपके पास, 4 ग्राम आपके पास क्या है? पोटेशियम। इसमें उपस्थित आपको इकाई कोशिका की गणना करनी है। 4 ग्राम पोटेशियम में इकाई कोशिका कितनी है? इकाई कोशिका की संख्या आपको पता करना है, और परमाणु भार दिया हुआ है 39। ठीक है, तो आपको इसको कैसे सोल्व करना है, इसको समझेंगे। तो सबसे पहले मैंने आप लोगों से कहा था कि अपने को अगर इकाई कोशिका की संख्या पता करना है, तो इकाई कोशिका की संख्या पता करने के लिए सबसे पहले अपने को पता करना है कि आपकी जो इकाई कोशिका है वो कितने परमाणु से मिलकर बनी हुई है। तो सबसे पहले अगर बात करेंगे कि आपकी इकाई कोशिका कैसी है? BCC। तो BCC इकाई कोशिका में उपस्थित परमाणु की संख्या। तो BCC इकाई कोशिका में उपस्थित परमाणु की संख्या की अगर बात करें, तो इसके लिए मैंने आप लोगों से बताया था BCC मतलब क्या? सभी कोने पर परमाणु उपस्थित होता है। तो कोना मतलब 1/8 × 8 = 1, और एक बीच में भी होता है। तो बीच में जो उपस्थित का केंद्र है उसके लिए अपन 1 लेते हैं। यहाँ टोटल आपकी परमाणु की संख्या कितनी आ गई? 2। मतलब आपकी जो BCC इकाई कोशिका उसमें कितने परमाणु हैं? 2 परमाणु। मतलब आपकी एक इकाई कोशिका 2 परमाणु से मिलकर बनी हुई है। तो अगर अपने को ये पता चल जाए कि 4 ग्राम पोटेशियम में कितने परमाणु हैं, तो उसमें अपन 2 से क्या कर देंगे? भाग लगा देंगे। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे 4 ग्राम जो पोटेशियम है उसमें परमाणु की संख्या निकालना। तो सबसे पहले क्या करते हैं? मोलों की संख्या निकालते हैं। और क्योंकि अपने को पता है कि एक मोल में 6.022 × 10⁻23 परमाणु उपस्थित होते हैं। इतनी संख्या में परमाणु उपस्थित होते हैं किसमें? एक मोल में। तो पहले ये पता कर लें कि 4 ग्राम में कितना मोल होता है। तो 4 ग्राम पोटेशियम में उपस्थित मोलों की संख्या, और मोलों की संख्या पता करने का अपना फॉर्मूला है। ऊपर अपन लिखते हैं ग्राम में मात्रा, पदार्थ की ग्राम में मात्रा।
और नीचे लिखते हैं अपन उसका आणविक भार या परमाणु भार, जैसा भी आप लिखना चाहें। ठीक है, अब उसका परमाणु भार आपको दे रखा है 39 और ग्राम में मात्रा जो है, क्योंकि यहाँ अणु नहीं है, यहाँ केवल एक परमाणु लिया गया है, तो आप परमाणु भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ जो है ग्राम में मात्रा थी 4 और जो अणु भार था उसका कितना था 39। तो ये तो आ गई मोलों की संख्या। अब इसमें परमाणु की संख्या निकालनी है, तो परमाणु की संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, इसमें डिवाइड कर देंगे 6.022 into 10 to the power 23। तो इतने परमाणु आपकी किसमें उपस्थित हैं, 4 ग्राम। इतने परमाणु उपस्थित हैं तो कितनी इकाई कोशिकाएं बना सकते हो इससे, इसमें आप क्या कर दो, 2 से इसको डिवाइड कर दो, तो 4/39 into 6.02 into 10 to the power 23/2। 2 से इसको डिवाइड करेंगे 2, ठीक है, और चाहो तो आप इसको डिवाइड कर लें, 4 को लेने दें, इसको 6 लेते हैं, इजी हो जाएगा थोड़ा सा। 4/39 into 6 into, मैंने कल भी बताया था, और यहाँ जब आप 2 से 6 को डिवाइड करोगे तो 3 से ये भी डिवाइड हो जाएगा 13। अब 4/13 बचा है into 10 to the power 23। करो डिवाइड, 4 13.0 3 बार 39 1 फिर 0, फिर यहाँ 0 बढ़ाओ, फिर 0 7 बार 91, बहुत इतना 307 पॉइंट है ना, इंटू 10 to the power 23, डेसिमल को इधर ले आओ, 3.07 इंटू 10 to the power 22। ये क्या हो गया, आपका आंसर आ गया। 3.07 इंटू 10 to the power 22। तो यहाँ पर 3.07 आया, हो सकता है कि यहाँ पर 8 आ जाए, 9 आ जाए, आप यहाँ पर 0.2 तक इसको सोल्व करें, तो इतने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ये भी आपका एग्जैक्ट आंसर हो गया है। तो ऐसे आपको इसको सोल्व करना था, सेम टू सेम सवाल था, जैसा कल मैंने करवाया था सेम वैसा ही ये सवाल था। अब मैंने 2 सवाल आपको करवा दिए, आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ स्टेप बाय स्टेप आप इसको कैसे करना होता है। यदि आपको किसी भी तत्व या किसी भी पदार्थ की ग्राम में मात्रा दे रखी है और आपसे पूछा जाए कि उसमें कितना भी ग्राम दे दिया जाए, मान लो इसमें कहा कि 4 ग्राम पोटेशियम में इकाई कोशिका की संख्या कितनी होगी, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको ये देखना है कि इकाई कोशिका का प्रकार कौन सा है। उसने कहा कि बीसीसी प्रकार की है, तो सबसे पहला काम आप करोगे कि बीसीसी इकाई कोशिका में परमाणु की संख्या कितनी पता करेंगे, ये मैंने सिखा दिया। तो अपन ने पता कर लिया कि इसमें 2 परमाणु होते हैं, आप सीधे भी लिख सकते हैं, आपको याद है तो आप सीधे भी लिख सकते हैं, बार बार कैलकुलेट नहीं करें, तो 2 है। अब ये तो अपने को पता चल गया, मतलब एक इकाई कोशिका आपकी 2 परमाणु से मिलकर बनेगी। तो अब ये पता कर लेते हैं कि 4 ग्राम पोटेशियम में कितने परमाणु हैं। तो सबसे पहले ये ग्राम में दे रखा है, तो इसको अपने को मोल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। मोल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करो, जितना ग्राम ये है उसमें इसके अणु भार से क्या कर दो, भाग लगा दो, तो इसके मोलों की संख्या आ जाएगी। और अपने को पता है कि 1 मोल में कितने परमाणु उपस्थित होते हैं, तो इतने मोल में कितने होंगे, इसमें आप इसका डिवाइड कर दें, तो ये टोटल परमाणु की संख्या आ गई। अब ये परमाणु की संख्या तो आ गई है, लेकिन 2 परमाणु से 1 यूनिट सेल बनती है, तो इतने परमाणु से कितनी यूनिट सेल बनेगी, इसमें 2 से आप इसको डिवाइड कर दें, इससे 2 से डिवाइड करा तो ये आपका आंसर बनेगा। तो आज अपन पढ़ेंगे घनी क्रिस्टल के घनत्व की गणना करना है, कैलकुलेट ऑफ डेंसिटी ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल या क्रिस्टल का या पूरे क्रिस्टल की अगर बात करें या आपकी यूनिट सेल जो है उसका घनत्व कितना है। तो घनत्व के बारे में आप सब लोग जानते हैं, घनत्व इज इक्वल टू क्या होता है, द्रव्यमान अपॉन आयतन। कितने आयतन में किसी भी पदार्थ का कितना द्रव्यमान रखा हुआ है। सपोज मान लो ये आपके पास एक मार्कर है और आप लोगों के पास जैसे ये सरफेस हो गई और इस पर आप इस मार्कर को रखते हैं, तो ये मार्कर यहाँ पर कितना स्थान घेर रहा है और इसमें इसका द्रव्यमान कितना है, यही इसका क्या होता है, घनत्व होता है। अगर आपसे पूछा जाए, मान लो ये आपका पूरा एक यूनिट सेल है, मतलब पूरा क्रिस्टल है, और ये इसका एक पार्ट है, छोटा सा यूनिट सेल है, और आपसे पूछा जाए कि इन दोनों में से घनत्व किसका ज़्यादा है, घनत्व इसका ज़्यादा है या घनत्व इसका ज़्यादा है, तो आप लोग कहेंगे कि ये बड़ा है तो इसका घनत्व ज़्यादा है, ये छोटा है तो इसका घनत्व जो है कम है। तो ऐसा नहीं है। मान लो ये पूरा मार्कर है, इसका मैंने एक छोटा सा टुकड़ा ले लिया, ये ले लिया, ये पूरा मार्कर है, तो इस पूरे मार्कर का घनत्व जो होगा वही इसका भी घनत्व होगा। आप कहेंगे सर ऐसा क्यों, तो घनत्व का मतलब क्या हुआ कि ये जितनी जगह घेर रहा है उस जगह में इसका द्रव्यमान कितना है। एक ही पदार्थ से मिलकर अगर कोई बार बना हुआ, ये पूरा एक ही पदार्थ था, एक ही मटेरियल से बना हुआ है, और मैंने इसके 2 टुकड़े कर दिए,
तब की बात कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि कोई एक छोटी चीज़ अलग ले ली, कोई बड़ी चीज़ अलग ले ली, ऐसी बात नहीं कर रहा हूँ। यही पूरा भाग है, इसी का मैंने एक टुकड़ा ले लिया, तो इस टुकड़े का जितना घनत्व होगा उतना घनत्व इस पूरे बड़े वाले टुकड़े का भी होगा। छोटे टुकड़े का और बड़े टुकड़े का दोनों का घनत्व क्या होगा, बराबर होगा। ऐसा क्यों होता है, तो इसका मतलब ये है कि आपको मैं एक छोटे सिंपल से उदाहरण से बताता हूँ। मैंने यहाँ पर घनत्व का कहा द्रव्यमान अपॉन आयतन। सपोज मान लो कि ये एक यूनिट सेल है, सॉरी ये क्रिस्टल है आपका पूरा। इस क्रिस्टल का जो द्रव्यमान है, सपोज मान लो इसका द्रव्यमान जो है वो 10 है, 10 kg में ले लो, किसी में भी ले लो, और आयतन जो है वो भी 10 है। जितना एरिया ये कवर कर रहा है वो भी अपन ने 10 मान लिया, सपोज ऐसा अपन मान लेते हैं। तो इसका घनत्व कितना आया, 1। अब ये छोटा टुकड़ा है तो सीधी सी बात है कि इसका आयतन भी कम हो गया। सपोज इसका आयतन हो गया 2 और इसका द्रव्यमान भी कितना हो गया 2। अब इसको आप डिवाइड करोगे तो कितना आया 1। ओवरऑल तो दोनों का क्या आया, बराबर आया। तो जब आप इसका छोटा सा टुकड़ा लिया तो इसका द्रव्यमान कम हुआ तो साथ ही साथ आयतन भी कम हो गया। एक यूनिट कम हुई तो दूसरी वाली भी कम हो गई, तो ओवरऑल क्या हो गया, बराबर हो गया। तो यहाँ पर यही बात समझने की है, आप उसको नोट कर लीजिएगा। नोट कर लेंगे, क्या नोट कर लेंगे कि किसी क्रिस्टल का घनत्व और इकाई कोशिका का घनत्व बराबर होता है। क्या कहा मैंने, किसी क्रिस्टल का घनत्व जितना होगा उसकी जो यूनिट सेल होगी, उसकी जो इकाई कोशिका होगी, उसका घनत्व भी क्या होने वाला, उतना ही होने वाला है। ये छोटा जरूर हो गया, लेकिन छोटा हुआ तो इसका द्रव्यमान कम हुआ, तो द्रव्यमान कम हुआ तो आयतन भी कम हो गया। ये वाली जो डिजिट छोटी हुई तो ये वाली भी छोटी हो गई, यहाँ पर ये भी बड़ी थी ऊपर वाली तो नीचे वाली भी बड़ी थी, इसलिए ओवरऑल जो आंसर आने वाला है वो क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। तो आप यहाँ पर नोट कर लेंगे, क्या नोट कर लेंगे कि किसी क्रिस्टल का जो घनत्व होता है उसकी इकाई कोशिका का घनत्व भी वही होता है, उतना ही होता है। चलिए, तो इतना तो आपको समझ में आ गया। अब आपको किसी इकाई कोशिका के घनत्व को कैसे कैलकुलेट करना है उसको समझेंगे। अभी मैंने घनत्व के बारे में बताया, अब बात करते हैं, चाहे इकाई कोशिका की बात करो चाहे क्रिस्टल की बात करो, दोनों बराबर होता है। तो इसको आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो अब आप फॉर्मूला बनाना सीखेंगे। डायरेक्टली आपको रटना नहीं है, वो फॉर्मूला कहाँ से आया है वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर लिखेंगे इकाई कोशिका का घनत्व का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, समझना। इकाई कोशिका का घनत्व निकालना है तो अपन घनत्व मतलब क्या समझते हैं अपन, ऊपर क्या जाएगा, इकाई कोशिका का द्रव्यमान, और अपोन में क्या जाएगा, इकाई कोशिका का आयतन। अब मैं आपको एक बात बता दूं, यहाँ पर जो अपन इकाई कोशिका की बात करें वो इकाई कोशिका आपकी कौन सी टाइप की है, घनीय है। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं, घनीय इकाई कोशिका का घनत्व, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। अब द्रव्यमान की बात अपन बाद में करेंगे, सबसे पहले अपन इस आयतन का काम खत्म कर लेते हैं कि अपन इसकी जगह क्या लिखने वाले हैं। तो जो इकाई कोशिका होती है आपकी क्यूब वाली, कुछ ऐसी होती है। तो यहाँ अगर मैंने उस दिन आपको बताया था कि कुछ पैरामीटर्स होते हैं, मतलब इनको नापने की कुछ इकाइयाँ होती हैं, उसमें दो चीज़ें पढ़ी थी अपन ने, एक तो लंबाई पढ़ी थी, कोर की लंबाई पढ़ी थी, और एक अपन ने एंगल पढ़ा था। तो यहाँ अगर इसकी लंबाई की मैं बात करूँ तो इसको अपन ले लेते हैं A, इसको ले लेते हैं B और इसको ले लेते हैं C। तो ये तीनों आपस में क्या होती हैं, बराबर होती है। और घन के आयतन का, ये घन के जैसा है, क्यूब के जैसा है। तो क्यूब के वॉल्यूम की अगर बात करें तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि घन का जो आयतन होता है, घन का आयतन होता है वो क्या हो जाएगा, ये तीनों भुजाएं बराबर है तो तीनों को अपन A मान लें तो ये क्या हो जाएगा, A क्यूब। आप लोगों ने पढ़ा होगा घन का आयतन जो होता है वो क्या होता है, A क्यूब होता है। A इंटू ए, सब आपस में बराबर है तो A बराबर है B के, B बराबर है C के, तो तीनों को A लिख दो तो A क्यूब हो जाएगा। तो आयतन आपको समझ में आ गया। तो इकाई कोशिका का जो आयतन हुआ वो आपका क्या हो गया, A क्यूब। तो ऊपर तो आएगा इकाई कोशिका का द्रव्यमान और अपोन में आ जाएगा इकाई कोशिका का आयतन, मतलब यहाँ पर लिख सकते हैं A क्यूब। तो ये तो आपको समझ में आ गया। अब इकाई कोशिका का द्रव्यमान आपको कैसे निकालना है उसको सीखते हैं।
इकाई कोशिका का द्रव्यमान क्या होता है उसकी बात करते हैं। तो द्रव्यमान निकालने के लिए अपन क्या करेंगे? द्रव्यमान निकालने के लिए इकाई कोशिका का द्रव्यमान निकालना, तो इकाई कोशिका काय से मिलकर बनी हुई है? परमाणु से। ये परमाणु, इसमें कितने परमाणु? तो यहाँ लिखेंगे, एक तो दो चीज़ें हैं, क्या समझ में आया? इकाई कोशिका द्रव्यमान मतलब इकाई कोशिका कैसे बनी हुई? परमाणु से मिलकर बनी हुई। तो आपको पहले तो ये पता होना चाहिए कि कितने परमाणु से मिलकर बनी हुई है। तो इसका द्रव्यमान निकालने का फॉर्मूला हो गया इकाई कोशिका में उपस्थित परमाणु की संख्या। एक चीज तो आपको ये समझ में आ गई, कितने परमाणु उसके अंदर उपस्थित हैं। फिर एक परमाणु का द्रव्यमान कितना है? एक परमाणु के द्रव्यमान का इसमें क्या कर दो? गुणा कर दो। ठीक है, कितने परमाणु उपस्थित हैं और एक परमाणु का द्रव्यमान कितना है, इन दोनों का अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो पता चल जाएगा कि इकाई कोशिका का द्रव्यमान कितना है। तो मल्टीप्लाई कर दो, एक परमाणु का द्रव्यमान, ये हो गया आपका काम। अब इसमें वैल्यू रख दो। जो इकाई कोशिका में उपस्थित परमाणु की संख्या जो होती है इसको जेड से डिनोट करते हैं। कैसे डिनोट करते हैं? जेड। जेड भी लिख सकते हैं, जेड ए भी लिखते हैं। तो ये जेड हो गया, इकाई कोशिका में उपस्थित परमाणु की संख्या तो क्या हो गई? जेड। अब एक परमाणु का द्रव्यमान आपको निकालना है, तो एक परमाणु का द्रव्यमान कैसे निकालेंगे? ये मान लो आपको जो अणुभार दिया होता है, अभी जस्ट मैंने इससे पहले बात करी थी, अणुभार जो आपको दिया हुआ होता है, जैसे अभी इससे पहले अपन ने लिखा था कि जो पोटेशियम का जो परमाणु भार है वो कितना दिया हुआ है? 39 दिया हुआ। तो ये एक मोल का दिया हुआ रहता है। जब भी आपको परमाणु भार दिया होता है, अणुभार दिया होता है, वो क्या रहता है? एक मोल का भार रहता है। तो एक मोल तो लिख नहीं सकते यहाँ पर, एक परमाणु का द्रव्यमान लिखना है। एक मोल परमाणु नहीं लिखा है मैंने, यहाँ क्या लिखा है? एक परमाणु का द्रव्यमान मुझे यहाँ लिखना है। लेकिन मेरे पास जो भी द्रव्यमान रहेगा, आपको जो भी द्रव्यमान दिया हुआ रहेगा वो काय में रहता है? मोल में। ठीक है, तो अपने को पता है कि एक मोल के अंदर, ठीक है, इसका जो अणुभार जो भी रहेगा, सपोज मान लो अणुभार को अपन क्या लिख देते हैं? एम अगर लिखते हैं, एम लिख दिया मैंने अणुभार को, तो इसमें मैं कैसे डिवाइड कर दूं? एवोगैड्रो नंबर में। क्योंकि मुझे पता है कि जो एक मोल होता है उसमें 6.022 इंटू 10⁻23 इतने परमाणु उपस्थित होते हैं और मुझे एक परमाणु का द्रव्यमान चाहिए, तो उसके एक मोल में मैं इन परमाणुओं से क्या कर दूंगा? भाग लगा दूंगा। तो मेरे पास क्या आ जाएगा? एक परमाणु का द्रव्यमान आ जाएगा। तो मुझे यहाँ नीचे एवोगैड्रो नंबर से भाग लगाना है, तो एवोगैड्रो नंबर को मैं Na लिख देता हूँ। तो मेरा फॉर्मूला हो गया एक परमाणु का द्रव्यमान लिखने का, इसको तो जेड से डिनोट करते हैं अपन, जेड हो गया। और एक परमाणु का द्रव्यमान निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? एम यानी उसके अणुभार में एवोगैड्रो नंबर यानी Na से क्या करना पड़ेगा? भाग लगाना पड़ेगा। अब ये सारी वैल्यू मैं यहाँ लिख देता हूँ। इकाई कोशिका का द्रव्यमान क्या आया? जेड इंटू एम अपॉन Na। और इस पूरे के अपोन में क्या है? A3 भी है, तो इस पूरे के अपोन में यहीं पे मैं क्या लिख देता हूँ? A3। तो ये हो गया आपके इकाई कोशिका के घनत्व का सूत्र, Z इंटू एम अपॉन A³ इंटू Na। अब आपको सारी चीज़ें समझ में आती कि कौन क्या है। Z यहाँ पर क्या है? इकाई कोशिका में उपस्थित परमाणु की संख्या। M यहाँ पर क्या है? एक परमाणु का मतलब परमाणु का अणुभार। Na यहाँ पर क्या है? एवोगैड्रो नंबर। आपको यहाँ Na की जगह ये वैल्यू लिखना पड़ेगा जब सवाल करेंगे, तब M आपको दिया हुआ रहेगा। Z आप निकाल लेंगे, आपके पास इकाई कोशिका कौन सी है उससे आपको पता चल जाएगा कि इकाई कोशिका में कितने परमाणु उपस्थित है, ये निकालना अपन ने सीख लिया है। फिर A³ तो आपका इसका आयतन हो गया और Na एवोगैड्रो नंबर है, बता ही दिया मैंने। तो ये आपका हो गया इकाई कोशिका के घनत्व का सूत्र। आप कैसे किसी भी इकाई कोशिका, अगर आपकी घनी इकाई कोशिका है, चाहे वो BCC टाइप की हो, SCC टाइप की हो या FCC टाइप की हो, आप उसमें घनत्व निकाल सकते हैं। अब मैं आपको न्यूमेरिकल करवाता हूँ इसका, तो आपको ये पूरा चीज़, ये फॉर्मूले का कैसा यूज़ करना आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसको नोट कर लें। आप लोगों को एक चीज़ और समझना है, घनत्व का फॉर्मूला आपको समझ में आ गया कैसे बनाना है। अब आपको इसकी इकाई भी पता करना चाहिए। तो घनत्व की अगर मैं बात करूँ, घनत्व की इकाई क्या होती है, कभी कभी ये भी क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो फिर से फॉर्मूला लिखेंगे, द्रव्यमान अपॉन आयतन। ठीक है, तो द्रव्यमान की अगर अपन बात करें तो द्रव्यमान को अपन काय में लिखते हैं? ग्राम में लिखेंगे। द्रव्यमान जब भी बात करेंगे अपन काय में लिखेंगे? ग्राम में लिखेंगे, यूनिट से में। तो ये हो जाएगा ग्राम पर। जो आयतन की अगर अपन बात करें तो आयतन यानी उसकी लंबाई, कोर की लंबाई को मिलाकर A³ अपन ने लिखा था, तो लंबाई जो है वो ली जाएगी सेंटीमीटर में। और सेंटीमीटर अब घन है तो सेंटीमीटर क्यूब।
तो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये इसकी क्या हो जाएगी, इकाई हो जाएगी। घनत्व की, डेंसिटी की यूनिट हो गई, डेंसिटी की इकाई हो गई, क्या हो गई, ग्राम पर सेंटीमीटर। मतलब एक चीज़ आपको समझ में आता है, अणुभार तो आपका जो है ग्राम में रहेगा, ये वाला जो आयतन रहेगा, जो कोर की लंबाई है, अगर वो अभी अपन सवाल करेंगे तो समझ में आएगा, पिकोमीटर में दिया हुआ हो सकता है, एंगस्ट्रॉम में दिया हुआ सकता है, आपको उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, नैनोमीटर में रहे, किसी में भी रहे, तो आपको उसको काय में लिखना पड़ेगा, सेंटीमीटर में लिखना पड़ेगा। सीजीएस पद्धति पहले से आपको किसी में भी दिया हुआ है, चाहे वो आपको, देखो मैंने यहाँ कुछ लिखा है, इसको देखें 1 एंगस्ट्रॉम, तो ये एंगस्ट्रॉम में दिया हुआ है, तो इसको आपको मीटर में अगर बात करें तो मैंने यहाँ पर इसको कन्वर्जन लिख दिया है, आप इसको याद रखेंगे। एसआई में अगर बात करें तो 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू होता है 10⁻⁻10 मीटर। इसको सेंटीमीटर में लिखना है तो 10⁻⁸ सेंटीमीटर। तो आपको अगर एंगस्ट्रॉम में अगर आपको लंबाई दिया हुआ है तो आपको उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा सेंटीमीटर में, तो ये काम आएगा आपका कि 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻⁸ सेंटीमीटर होता है। ये आपको याद रखना पड़ेगा। यदि आपको नैनोमीटर में दिया हुआ है तो 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू होता है आपका 10⁻⁷ सेंटीमीटर, और ये मीटर में दिया हुआ, ये एसआई पद्धति है, सीजीएस पद्धति है। और 1 पिकोमीटर अगर है तो एसआई पद्धति में होता है 10⁻⁻12 मीटर, और अगर सेंटीमीटर में बात करेंगे तो 10⁻⁻10 सेंटीमीटर। तो ये रिलेशन आप याद रखेंगे, इसको आप नोट कर लेंगे। तो अभी मैं आपको सवाल कराऊंगा, न्यूमेरिकल जो कराऊंगा वो समझ में आएगा। यूनिट भी आपको याद होना चाहिए, ग्राम पर सेंटीमीटर, लंबाई हमेशा आप सेंटीमीटर में ही लेंगे, ठीक है, तो ही आपका सवाल होगा। चलिए इसको नोट करें। अब आप लोग अपनी स्क्रीन पे सवाल देखें, उसमें लिखा है एक फलक केंद्रित यानी एफसीसी आपका यूनिट सेल है, उसके तत्व का परमाणु द्रव्यमान दिया हुआ है, परमाणु द्रव्यमान दिया हुआ है 60 ग्राम पर मोल, ठीक है। और उसके फलक की लंबाई जो है यानी ए, कोर की लंबाई को अपन कैसे लिखते हैं, ए से, कोर लंबाई ए इज इक्वल टू आपको दिया है, देखो यहाँ पर दिया हुआ है 400 पिकोमीटर, पिकोमीटर है, चेंज कर लेंगे। तो तत्व के घनत्व की गणना करना है, घनत्व यानी आपको डी जो है वो कैलकुलेट करना है, घनत्व को, डेंसिटी को स्मॉल डी से डिनोट करते हैं, ये आपको कैलकुलेट करना है। तो आप कैसे करेंगे, सबसे पहले आप क्या करेंगे, कोर की लंबाई की बात करेंगे, ये आपको पिकोमीटर में दिया हुआ है, तो ये जो पिकोमीटर में दिया हुआ है इसको आपको क्या करना है, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर दो 400, आपको पता है कि जो 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू होता है 10⁻⁻10 सेंटीमीटर। तो 400 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई कर दो आप 10 × -10 का, तो ये हो गया आपका अब सेंटीमीटर में। चाहो तो इसको 400 को 4 भी लिख सकते हो, 4 लिखोगे तो 4 × 10, ये 2 डिजिट यहाँ पर क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, यानी 10⁻⁻8 सेंटीमीटर, है ना। 400 को अगर 4 लिखोगे तो ये ऐसा हो जाएगा, आपको ये कन्वर्ट करना आना चाहिए। तो ये पिकोमीटर को मैंने काय में कन्वर्ट कर लिया, सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया। अब घनत्व का अपन फॉर्मूला लगा लेते हैं। इकाई कोशिका का घनत्व जो होता है स्मॉल डी इज इक्वल टू क्या होता है, Z × m अपॉन A³ × Na, एवोगैड्रो नंबर। Z सबसे पहले अपने को क्या पता करना है, Z मतलब क्या था, अभी मैंने आपको समझाया था, Z मतलब परमाणु में जो इकाई कोशिका उसमें कितने परमाणु उपस्थित हैं, इकाई कोशिका में उपस्थित परमाणु की संख्या। Z क्या था, इकाई कोशिका में उपस्थित परमाणु की संख्या। तो इकाई कोशिका कौन सी है, एफसीसी। तो एफसीसी में परमाणु की संख्या कैसे पता करेंगे, एफसीसी में परमाणु की संख्या पता करेंगे, कोने का मिलाकर कितना हुआ 1 प्लस, और कहाँ उपस्थित होता है, फलक के केंद्र पे भी उपस्थित होता है। फलक कितने होते हैं, 6, तो 3, 1 और 3 कितना हो गया 4। मतलब यदि आपकी इकाई कोशिका कैसी है, एफसीसी टाइप की, तो उसमें उपस्थित परमाणु की संख्या कितनी हुई 4। तो यहाँ लिखो 4 × m, द्रव्यमान दिया हुआ 60 ग्राम में ही दिया हुआ है तो दिक्कत नहीं है। फिर A³, A का वैल्यू अपन ने निकाल लिया, क्या है 4 × 10⁻⁻8 की पावर कर दो आप 3। Na ये आपको मैंने कहा था फिक्स है, आपको क्या लिखना है 6.022 × 10⁻23, ये हो गया। अब आप इसको सोल्व कर ले, चलिए इसको सोल्व करते हैं, आपको ये सोल्व करना भी आना चाहिए। इसको थोड़ा इजी बना देता हूँ, 4 × 60 अपन यहाँ इसको देखो 4 को 3 बार लिख लें
4 इंटू 4 पावर 3 है, तो 4 को 3 बार लिख दिया, 10 टू दी पावर -8 है, तो इसको अपन लिख सकते हैं 10 टू दी पावर -24, ठीक है। फिर इसको मैंने कहा था कि अगर डेसिमल के बाद 0.022 है तो आप इसको 6 भी लिख सकते हैं, तो इंटू 6 में लिख देता हूँ इसको, इंटू 10 टू दी पावर 23। इस पर अभी ध्यान नहीं दे, अभी अपन इस 6 की बात करते हैं और इस 6 की, तो ये डिवाइड हो गया, 10 बचा, यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको भी छोड़ो अभी, ये इसको डिवाइड कर दो, ये भी कट गया। अब यहाँ पर ऊपर बचा आपका 10, नीचे बचा 16, ठीक है। अब यहाँ देखें आप, ये माइनस का इसको ऊपर लेके जाएं तो ये हो जाएगा 24, और इसको 23 को नीचे ही रहने दें। इसको भी कैलकुलेट करना है, अब कुछ नहीं करना है, बचेगा क्या उसको देखना। यहाँ पर 24 है, यहाँ कितना है 23, तो ये 23 से 23 तो कट गया, एक 10 बचेगा, एक 10 ऑलरेडी ऊपर है, तो ऊपर हो गया आपका 100 और अपॉन में क्या है 16, बस 100 को आपको 16 से क्या करना है, डिवाइड करना है, आपका आंसर आ जाएगा। डिवाइड कर ले, 5 से डिवाइड कर ले, थोड़ा छोटा हो जाएगा, 5 से तो नहीं होगा, 4 से डिवाइड हो जाएगा, 4 और 25। अब इसको डिवाइड कर ले, 6.25, ठीक है। तो आंसर आया 6.25, ये काई में आएगा ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये भी आपको लिखना है। डेंसिटी जो है आपकी काई की रहेगी, काई में रहेगी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में। तो इस तरीके से आपको यूनिट सेल का जो घनत्व है वो भी कैलकुलेट करना आना चाहिए, इस टाइप का न्यूमेरिकल भी आपको आना चाहिए। इसके और भी न्यूमेरिकल का प्रैक्टिस अपन करेंगे आगे कल, तब तक आप इनको अच्छे से कर लें, क्योंकि आज ही अगर मैं सारे न्यूमेरिकल कराऊंगा तो समझ में नहीं आएंगे। आप पहले इसको अच्छे से पढ़ें, फिर आप मेरे साथ साथ जब न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे तो मज़ा आएगा। इसको आप सीख लीजिएगा, तभी आपको जो आगे न्यूमेरिकल कराने वाला हूँ वो आने वाले हैं, नहीं तो फिर वो अभी नहीं आएंगे आपको।